नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, आज भी मैं बात करने जा रहा हूं हमारे प्रधानमंत्री बालेन शाह की कार्यशैली को लेकर। पूरे देश, मधेश और प्रदेश में चर्चा हो रही है। केवल कार्यशैली पर प्रश्न उठ रहे हैं। काठमांडू हो या नेपाल के और जगह, जो आजकल अध्यादेश की चर्चा और उससे भी ज़्यादा सुकुमवासियों की चर्चा हो रही है, यानी कि सुकुमवासियों को जो हटाया जा रहा है उसको लेकर बालेन शाह की बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हो रही है। तो कुछ लोग बालेन शाह की नीति को प्रशंसा भी कर रहे हैं और कुछ लोग इनकी कार्यशैली को आतंकित कार्यशैली का संज्ञा दे रहे हैं। लेकिन यह कहाँ तक उचित है? क्या प्रधानमंत्री के पीछे भी कोई है जो उनको चला रहा है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन इस सब से अलग मैं अभी बात करूंगा कि नेपाल में सेना की क्या भूमिका है और बालेन्द्र शाह और सेना का संबंध क्या है। क्योंकि जब जेएनजी आंदोलन शुरू हुआ था तो बालेन्द्र शाह ने एक ट्वीट करके कहा था कि आप सेनापति से मिलिए, लेकिन उसके बाद सेना चुप रही, अपना सफाई देती रही। लेकिन आजकल फिर सेना चर्चा में है। अब नेपाल में एक खतरनाक सवाल उठ रहा है, आखिर सेना क्या चाहती है? यह प्रश्न सभी के जुबान पर है। क्या नेपाली सेना अपनी संवैधानिक सीमा से बाहर जा रही है? क्या देश में चुनी हुई सरकार से ऊपर भी और कोई गोप्य शक्ति काम कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री खुद फैसले ले रहे हैं या और के इशारे पर चल रहे हैं? आज हम इसी पूरे घटनाक्रम को खोलेंगे, तथ्यों के साथ, सवालों के साथ और बिना किसी डर से। नेपाल में सेना की भूमिका, उसकी सीमा और जिम्मेदारी। नेपाल का संविधान साफ कहता है कि सेना का काम क्या है: बाहरी सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा। ये संविधान के अनुसार है। लेकिन क्या सुकुमवासी बस्तियों को हटाना सेना का काम है? क्या नागरिकों की सोशल मीडिया निगरानी करना सेना का अधिकार है? संविधान की धारा 266 के अनुसार सेना की तैनाती के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सिफारिश, मंत्री परिषद की सिफारिश और राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। तो सवाल साफ है, क्या सेना यह प्रक्रिया अपना रही है? जी नहीं। हाल की जो घटनाएं हुई हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसको संयोग मानेंगे या कोई दुर्घटना का संकेत तो नहीं है? पिछले दिनों 3 बड़ी घटनाएं हुई है। सेना का एक निगरानी बयान। सेना ने कहा कि वह मीडिया और सोशल मीडिया पर अपनी छवि को लेकर उसकी निगरानी कर रही है। यह सेना का बयान है। वह सीधे सीधे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करता है कि क्या सेना अब सोशल मीडिया पर निगरानी करेगी या वो काम सरकार का है। दूसरा है कि सुकुमवासी बस्ती में सेना की मौजूदगी। अब सुकुमवासी को हटाया जा रहा है तो वो तो सरकार का काम है। वहाँ हथियार बंद सेना की मौजूदगी क्यों जरूरी पड़ी, जो कि पीछे थी? क्या यह कानून व्यवस्था का मामला था
या सरकार को शक्ति प्रदर्शन की जरूरत थी? आखिर बालेन सरकार को सेना की जरूरी क्यों पड़ी और बालेन सरकार क्यों दिखाना चाहा कि मेरे पीछे सेना है? और तीसरा है कि स्थानीय निकायों को सेना का पत्र जो पश्चिम में अभी सेना द्वारा दिया गया है, उसमें सेना ने मांगी बस्ती का लोकेशन, रहने का समय और लोगों का डेटा। ये सेना के पत्र में है। तो आखिर सेना ये डेटा क्यों इकट्ठा कर रही है? क्या सरकार सक्षम नहीं है या सेना सरकार से नहीं मांग सकती है? यह बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन शाबाशी देना पड़ेगा कुछ स्थानीय निकाय को ही, जो स्थानीय निकायों ने सेना की इस निर्णय का बहुत कड़ा विरोध किया और उसका भद्र अवज्ञा करना शुरू कर दिया। यह दिलचस्प मोड़ है। नेपाल के कुछ स्थानीय निकायों ने सेना के पत्र को मानने से इनकार कर दिया। यह सिर्फ प्रशासनिक विवाद नहीं है, यह संघीय ढांचे बनाम केंद्रीकरण की लड़ाई है मित्रों। याद रखिए, भूमिहीन और सुकुम्बासी का मामला स्थानीय सरकार का अधिकार है। जब स्थानीय सरकार कहती है यह हमारा अधिकार क्षेत्र है, तो इसका मतलब सिस्टम के भीतर टकराव शुरू हो चुका है। यहाँ बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या सेना अपनी सीमा लांघ रही है? इतिहास गवाह है, नेपाल में कई बार सेना के सहारे सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है, जिसके दौरान सेना सत्ता का प्रमुख औजार रही है। तो क्या आज फिर वही संकेत दिख रहे हैं? व्यापार में सेना की भागीदारी, ठेकों में दखल और अब प्रशासनिक मामलों में सेना की रुचि, यह सब मिलकर एक ही दिशा दिखाते हैं, संस्थागत विस्तार। मित्रों, अब हमारे प्रधानमंत्री बालेन शाह पर कुछ सवाल उठ रहे हैं। अब आते हैं संवेदनशील मुद्दे पर। प्रधानमंत्री आखिर कहाँ है? उनके पास गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय दोनों की जिम्मेदारी है। तो सवाल है कि क्या सेना की एक गतिविधियां उनकी जानकारी में हो रही है या नहीं? यह बड़ा प्रश्न है। या सेना खुद निर्णय ले रही है? एक और सवाल जो जनता पूछ रही है वो बहुत बड़ा सवाल है, क्या बालेन शाह के पीछे कोई गॉडफादर है जिसके इशारे पर बालेन शाह काम करते हैं? वो किसी से मिलते भी नहीं है, न विदेशी दूत से मिलते हैं, न नेपाल के ही उनके अपने ही पार्टी के एमपी सब अब रुष्ट हो रहे हैं। तो आखिर वो किसकी बात मानते हैं? यह सवाल भले ही राजनीतिक लगे, लेकिन इसका जवाब जरूरी है और बालेन शाह जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। वो चुप्पी से अब काम नहीं चलेगा। नेपाल की राजनीति में बालेन शाह का उभार जितना तेज रहा, उतना ही विवादों से घिरा भी दिखाई दे रहा है। हाल के दिनों में उनकी चुप्पी और कुछ फैसलों ने सार्वजनिक बहस को और तीखा बना दिया है। एक वर्ग उन्हें निर्णायक सिस्टम तोड़कर नया रास्ता बनाने वाला नेता मान रहा है, तो दूसरा वर्ग उनकी कार्यशैली को केंद्रीकृत और दबावपूर्ण बताकर सवाल उठा रहा है। सच यह है कि किसी भी नए नेतृत्व के शुरुआती कदमों में कठोरता और प्रयोग दोनों होते हैं, लेकिन लोकतंत्र में केवल नतीजे ही नहीं, प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अगर निर्णय लेने का तरीका पारदर्शी और जवाबदेह नहीं होगा, तो अच्छे काम भी संदेह के घेरे में आ जाते हैं। इसलिए
बालन शाह की कार्यशैली पर न तो आंख मूंद कर प्रशंसा करना ही सही है और न ही जल्दबाजी में आतंक की शैली जैसे कठोर निष्कर्ष पर पहुंचना। अभी जरूरत है संतुलित दृष्टिकोण की, जहां उनके सकारात्मक कामों का मूल्यांकन हो, वहीं उनकी कार्यशैली की लोकतांत्रिक कसौटी पर सवाल भी उठते रहे। यही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। अगर अभी नहीं रुके तो क्या होगा? अगर यही ट्रेंड सेना की जारी रहा तो लोकतंत्र की संस्थाएं कमजोर होगी, स्थानीय सरकार का अधिकार खत्म होगा, नागरिक स्वतंत्रता पर दबाव होगा और सबसे खतरनाक, सेना पर नागरिक नियंत्रण कमजोर हो जाएगा, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। नेपाल आज एक ऐसा मोड़ पर खड़ा है, एक तरफ लोकतंत्र, दूसरी तरफ संस्थाओं का विस्तार। सवाल सिर्फ सेना का नहीं है, सवाल है नागरिक नियंत्रण बनाम शक्ति विकेंद्रीकरण का। सेना को भी समझना होगा, विश्वास कमाया जाता है, वह थोपे नहीं जाता, और प्रधानमंत्री को तो जवाब देना ही होगा, देश में असली सत्ता किसके हाथ है। मित्रों, अगर आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सवाल पूछना ही असली देशभक्ति है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।